कल्पना कीजिए एक बहुत ही शानदार दावत चल रही है। हाँ, और वो मेवों से भरे रसगुल्ले भी उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, चारों तरफ हंसी ठहाके गूंज रहे हैं, लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। हाँ। असल में वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं, बल्कि वो एक बेसहारा जिद्वा और उसके मासूम बच्चों का भविष्य निगल रहे हैं। सुनने में तो ये किसी डरावनी फिल्म का सीन लगता है, पर असल में ये हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। सही कहा। जिसे अक्सर परंपरा या फिर रीति रिवाज का नाम देकर महिमा मंडित किया जाता है। मतलब एक ऐसा क्रूर जश्न जो मौत के मातम पर खड़ा किया जाता है। और आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम ठीक इसी खोखली परंपरा की चीरफाड़ करने वाले हैं। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों और श्रोताओं का आज के इस डीप डाइव में स्वागत करती हूँ। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों से मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ऐसे ज्ञानवर्धक और आंखें खोल देने वाले विश्लेषण पसंद आते हैं तो सिंप्लीफाइड समरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चर्चा के दौरान जो भी विचार आपके मन में आए उन्हें कमेंट्स में हमारे साथ साझा ज़रूर करें। तो चलिए आज के इस बेहद गंभीर विषय पर आते हैं। हाँ, तो आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण मुंशी प्रेमचंद की मशहूर किताब मानसरोवर भाग 4 की एक बहुत ही मार्मिक कहानी पर आधारित है और इस कहानी का नाम है मृतक भोज। देखिए, मुंशी प्रेमचंद की ना हमेशा से ये खूबी रही है कि वो समाज की नब्ज एकदम सही पकड़ते हैं। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के दुख की दास्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा सोशियोलॉजिकल यानी कि समाज शास्त्रीय अध्ययन है कि कैसे समाज की झूठी शान और वो जो तथाकथित इज्जत होती है ना, उसके नाम पर इंसानियत का पतन होता है। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही भारी दृश्य के साथ होती है। मतलब सेठ रामनाथ अपनी मृत्यु शैया पर है। हाँ, जीवन के आखिरी पल गिन रहे हैं और वो अपनी पत्नी सुशीला को पास बुलाते हैं। उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि चिंता मत करना, मैंने पीछे कुछ पैसे बचाकर रखे हैं। उन पैसों से तुम्हारा और हमारे दोनों बच्चों का, मतलब मोहन और रेवती का जीवन किसी तरह कट जाएगा, जो कि एक मरते हुए इंसान की अपनी पत्नी के लिए एक आखिरी उम्मीद है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। हाँ ना? लेकिन मुझे यहाँ ये बात खटकती है कि एक इंसान जो दुनिया छोड़ रहा है, उसकी इस छोटी सी जमा पूंजी के बीच में ये समाज अचानक से कहाँ से आ टपकता है? इसे समझने के लिए हमें उस समय की सामाजिक संरचना और इस मृतक भोज के पीछे का जो अर्थशास्त्र है ना, उसे समझना होगा। अच्छा। रामनाथ का ये सोचना तो लाजमी है कि उनके जाने के बाद उनका परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, समाज के पंच और बिरादरी वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उनका ध्यान सुशीला के दूत या उन मासूम बच्चों के भविष्य पर बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर किस पर है? उनका पूरा फोकस उस जमा पूंजी पर है जिसका जिक्र रामनाथ ने किया था। अरे बाप रे! मतलब अगर मैं इसे आज के संदर्भ में एक एनालॉजी से समझाना चाहूँ तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी डूबते हुए इंसान के पास एक आखिरी लाइफ जैकेट हो। बहुत सही तुलना है ना? और उसे बचाने के बजाय किनारे पर खड़े लोग वो जैकेट उससे सिर्फ सजावट के लिए छीन ले। लेकिन समाज के ये लोग ऐसा करते कैसे हैं? क्या वो सीधे आकर सुशीला से पैसे मांग लेते हैं? नहीं, सीधे कोई पैसे नहीं मांगता। यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक दबाव और डर का असली खेल शुरू होता है। अच्छा। कहानी में धनीराम और बाकी के पंचों का जो किरदार है वो इसी सामाजिक पाखंड को दिखाता है। वो सुशीला पर दबाव डालते हैं कि अगर उसने अपने पति की मृत्यु पर पूरी बिरादरी को एक भव्य दावत नहीं दी, मतलब मृतक भोज नहीं दिया जी, तो रामनाथ की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना है। मतलब मैं हमेशा से सोचती थी कि मृत्यु भोज या ऐसे आयोजन इसलिए होते हैं ताकि दुख की घड़ी में पूरा समाज एक साथ आए, परिवार को सहारा दे। क्या हम ये मान लें कि धनीराम और बाकी पंच जानबूझकर उस परिवार को बर्बाद करना चाहते थे? देखिए, यहाँ उनके इरादों से ज्यादा उनके स्वार्थ को समझना जरूरी है। ये सीधे तौर पर कोई निजी दुश्मनी ना होकर एक छुपा हुआ आर्थिक एजेंडा है। अब कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। मृतक भोज के लिए जो क्विंटल भर घी, मैदा और चीनी आ रही है, वो आ कहाँ से रही है? कहाँ से आ रही है? वो आ रही है उसी धनीराम की आड़त से। क्या बात कर रहे हैं? आड़त मतलब जो थोक की दुकान या होलसेल का काम होता है? बिल्कुल वही। धनीराम समाज का पंच भी है और उसी के व्यापार से इस भोज का सारा कच्चा माल भी आ रहा है। ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। 100%। बिरादरी के इन ठेकेदारों को इस मृत्यु भोज में अपना आर्थिक मुनाफा और अपना रुतबा दोनों बढ़ता हुआ दिख रहा है। व्यक्ति इस भोज का पैमाना तय कर रहा है
कि कितनी बड़ी दावत होगी, वही व्यक्ति उस दावत का सामान भी बेच रहा है। यही तो पाखंड है। लेकिन सुशीला इस बात का विरोध क्यों नहीं करती? मतलब वो तो जानती है कि ये पैसा उसके बच्चों के लिए है। क्योंकि सुशीला उस समय कई तरह के डर से घिरी हुई है। पहला डर तो आध्यात्मिक है कि कहीं सच में उसके पति की आत्मा भटकती ना रह जाए, और दूसरा जो सबसे बड़ा डर है वह है सामाजिक बहिष्कार का। अच्छा, समाज से निकाल दिए जाने का डर। बिल्कुल। सुशीला को यह एहसास कराया जाता है कि अगर बिरादरी की नाक कटी तो समाज उसे बहिष्कृत कर देगा। उसकी 11 साल की बेटी रेवती है, कल को उसकी शादी कैसे होगी अगर समाज ने उन्हें जात बाहर कर दिया? बाप रे! ये वो अदृश्य जंजीर है जिससे समाज कमजोर लोगों को बांधता है। मतलब लोग क्या कहेंगे का वो क्लासिक खौफ। बिल्कुल। और इसी खौफ के चलते सुशीला अपने पति की वो पूरी जमा पूंजी, वो आखिरी लाइफ जैकेट उस दिखावे की आग में झोंक देती है। हाँ। और फिर आता है कहानी का वो दृश्य जहां ये दावत होती है। मतलब ये दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान का दिमाग सुन कर सकता है। वो बहुत ही पीड़ादायक दृश्य है। सुशीला के घर की बैठक, दालान और छत मेहमानों से खचाखच भरे हैं। बाहर बग्गियां खड़ी हैं, मेहमान पंगत में बैठे हैं और मजे से भोजन उड़ा रहे हैं। कोई इमरतियों के कुरकुरेपन की तारीफ कर रहा है तो कोई रसगुल्लों की। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी भव्यता का, इस दावत का श्रेय किसे मिल रहा है? कैसे? मेहमान आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, धनीराम जी आपने तो रामनाथ का नाम रख लिया, क्या शानदार इंतजाम किया है। हे भगवान! और धनीराम बड़ी ही विनम्रता का नाटक करते हुए कहते हैं कि अरे हम न करते तो कौन करता, 4 दिन से तो मेरी आंख में नींद नहीं है। ये तो पूरा का पूरा एक इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, जहां हर कोई बस अपनी मैनेजमेंट स्किल्स दिखा रहा है। संवेदना तो छोड़िए, किसी के चेहरे पर मातम तक नहीं है। यही इस व्यवस्था का सबसे क्रूर हिस्सा है। समाज हमेशा भव्यता और उत्सवों की ओर खींचा चला आता है। उनके लिए ये सिर्फ एक अवसर है जहां लोग मुफ्त का बेहतरीन खाना खा रहे हैं और अपनी हैसियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। दावत के खत्म होने के बाद उस परिवार का क्या होगा, इससे बिरादरी के किसी भी व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है। और मुंशी प्रेमचंद ने इस दावत के ठीक बाद जो यथार्थ का कंट्रास्ट पेश किया है ना, वो सीधा सीने पे चोट करता है। मतलब इसे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो शाम का दृश्य। एक तरफ दोपहर तक वो शानदार दावत चल रही थी और उसी शाम जब दावत खत्म हो चुकी है, सुशीला अपने उसी घर में चूल्हे के सामने बैठी है और सूखी रोटियां सेक रही है। वो दृश्य साहित्य के सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक है। घर में एक निवाला तक नहीं बचा है। 8 साल का मोहन जोरों की भूख से तड़प रहा है। चूल्हे पर दाल चढ़ी है जिसके पकने का इंतजार हो रहा है, और 11 साल की रेवती अपनी गुड़ियों की पिटारी से, मतलब अपने खेलने के सामान में से, एक पुराना पैसा खोज कर लाती है ताकि बाजार से थोड़ा सा दही आ सके। हाँ, और जब वो बच्ची पत्ते पर थोड़ा सा दही लेकर आती है तो मोहन, जो कि एक मासूम और भूखा बच्चा है, हाँ, वो बिना अपनी बहन के हिस्से का सोचे वो पूरा का पूरा दही खा जाता है। सुशीला जब उसे डांटती है कि तूने बहन के लिए कुछ क्यों नहीं छोड़ा, तो वो बच्चा रोने लगता है और रेवती अपनी माँ से कहती है कि कोई बात नहीं माँ, तुम खा लो, मोहन को तो जल्दी नींद आ जाती है, मैं तो दाल पकने पर खा लूंगी। बाप रे, ये सुनकर ही कलेजा मुंह को आ जाता है। वही तो। और यहाँ एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल मेरे मन में आता है। कुछ ही घंटे पहले दावत में पूरी की पूरी बिरादरी मौजूद थी, घर एकदम खचाखच भरा था। हाँ। लेकिन जब घर में एक निवाला नहीं बचा, जब बच्चे एक पैसे के दही के लिए तरस रहे थे, तो वो सारे रिश्तेदार, वो हमदर्द पंच और समाज के वो ठेकेदार अचानक से हवा में कहाँ गायब हो गए। यही तो इस कहानी की दूरी है। देखिए, समाज केवल आपके उत्सवों में या आपके उन आयोजनों में शामिल होता है जहां उसे कुछ मिल रहा हो। आपकी पीड़ा, आपका संघर्ष, आपकी भूख, ये सब नितांत व्यक्तिगत होते हैं। जब दावत चल रही थी तो वो एक सामाजिक मामला था, लेकिन जब भूख लगी तो वो एक पारिवारिक समस्या बन गई। बहुत गहरी बात कही आपने। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि सामाजिक दिखावे की कीमत हमेशा समाज का सबसे कमजोर वर्ग ही चुकाता है। ये समाज असल में खोखला है, ये सिर्फ चूसना जानता है, किसी को सहारा देना नहीं। और इस खोखलेपन की हद तो तब पार हो जाती है जब कथानक में सेठ कुबेरदास की एंट्री होती है। अरे कुबेरदास, हाँ। दावत के कुछ ही दिन बाद सुशीला के घर पर कुबेरदास के आदमी आते हैं मकान खाली कराने के लिए, और श्रोताओं को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये कुबेरदास कोई और नहीं है बल्कि उसी बिरादरी का एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। हाँ,
ये वही कुबेरदास है जिसने उसी मृतक भोज में सबसे आगे बैठकर एकदम छक्कर भोजन किया था। कुबेरदास उस मकान का मालिक है और सुशीला पर उसका 3 महीने का किराया बाकी है, जो कि कुल मिलाकर 30 रुपए बनता है। मुझे लगता है यहाँ हमें आज के श्रोताओं के लिए इन 30 रुपए के गणित को थोड़ा समझाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में 30 रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन उस जमाने में इसकी क्या अहमियत थी? बिल्कुल सही सवाल है। 1930 के दशक के आसपास जब प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी होगी, तब 30 रुपए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये किसी आम मजदूर की कई महीनों की कमाई के बराबर था। सुशीला जैसी एक बेसहारा विधवा के लिए तो ये एक पहाड़ जैसी रकम थी, लेकिन कुबेरदास जैसे रईस व्यापारी के लिए, जो बग्घियों में घूमता है, ये रकम महज चिल्लर के समान थी। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मतलब आप इस विडंबना को देखिए, कुबेरदास उस दावत में आया, उसने वो खाना खाया जो सुशीला की जीवन भर की जमा पूंजी से बना था। सही बात है। एक तरह से कुबेरदास ने ही सुशीला के पैसे खा लिए, और अब वही कुबेरदास सुशीला को घर से बाहर निकाल रहा है क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। यही तो दोगलापन है। मतलब जब मुफ्त का खाना था तो बिरादरी का भाईचारा एकदम चरम पर था, लेकिन जब 30 रुपए की बात आई तो सारी इंसानियत एक झटके में खत्म हो गई। देखिए, प्रेमचंद यहाँ पूंजीवादी और पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करते हैं। कुबेरदास अपनी लाल लाल आंखें करके सुशीला से कहता है कि अगर तू किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। मैंने बिरादरी के नाते बहुत मुरव्वत कर ली। मुरव्वत? हाँ, मुरव्वत यानी बहुत रियायत दे दी, बहुत एहसान कर दिया। कुबेरदास के लिए 30 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक असहाय औरत को कुचलना इस व्यवस्था में बहुत आसान होता है। आर्थिक रूप से संपन्न लोग अक्सर नैतिक रूप से कितने दिवालिया होते हैं, कुबेरदास इसका सबसे सटीक उदाहरण है। ये तो सच में क्रूरता की पराकाष्ठा है। और जब सुशीला और उसके बच्चे बेघर होकर सड़क पर आ जाते हैं, तब इस कहानी में असली इंसानियत का प्रवेश होता है। और वो इंसानियत कोई रईस या कोई तथाकथित पंच नहीं दिखाता, बल्कि एक गरीब और अंधी बूढ़ी औरत दिखाती है। वो सुशीला को अपनी छोटी सी झोपड़ी में पनाह देती है। ये ना कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत और प्रतीकात्मक मोड़ है। सुशीला जब उस बुढ़िया के पास जाती है तो वो डरते हुए कहती है कि मेरे पास सिर्फ सेर भर आटा है, मैं तुम्हें किराया कहाँ से दूंगी। तब वो अंधी बूढ़ी औरत जो जवाब देती है, वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। क्या कहती है वो? वो कहती है कि मैं झाबरमल नहीं हूं बहू, न कुबेरदास हूं। मैं समझती हूं कि जिंदगी में सुख भी है, दुख भी है। सुख में इतराओ मत, दुख में घबराओ मत। मेरी आंखें फूटी हैं जो तुमसे किराया मांगने जाऊंगी। उफ, क्या बात है। इस संवाद में जो गहराई है ना, वो कमाल की है। मेरी आंखें फूटी हैं जो तुमसे किराया मांगने जाऊंगी। मेटाफर यानी रूपक रच रहे हैं। वो बूढ़ी औरत अंधी है, उसके पास भौतिक दृष्टि नहीं है, हाँ, लेकिन उसके पास जो दूरदृष्टि और मानवीय संवेदना है, वो समाज के उन तमाम आंख वाले पंचों, धनीरामों और कुबेरदासों के पास बिल्कुल नहीं है। सही कहा। उसके पास दौलत नहीं है, वो खुद मेहनत मजदूरी करके पेट पालती है, लेकिन उसका हृदय विशाल है। प्रेमचंद यहाँ ये स्थापित कर रहे हैं कि असली धर्म भव्य दावतों में नहीं, बल्कि गरीबों की झोपड़ियों में उनके आपसी संघर्ष और सहानुभूति में बसता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि जिन लोगों के पास दुनिया की नज़र में सब कुछ है, वो अंदर से कितने कंगाल हैं, और जिसके पास कुछ नहीं है वो असल में कितनी अमीर है। बिल्कुल। अब देखिए, कहानी में एक टाइम जंप आता है। मतलब 3 साल बीत चुके हैं। सुशीला के दोनों बच्चे उसी बूढ़ी औरत के साए में पल रहे हैं। वो बुढ़िया उनके लिए माँ से भी बढ़कर बन गई है। रेवती अब 14 साल की हो चुकी है। वो घर का सारा काम संभालती है, और जब बुढ़िया कहीं बाहर जाती है तो रेवती उसकी छोटी सी दुकान पर भी बैठती है ताकि 4 पैसे आ सके। संक्षेप में कहें तो वो अब आत्मनिर्भर हो रही हैं। और मजेदार बात यह है कि यहीं से समाज को सबसे बड़ी तकलीफ शुरू होती है। अच्छा जी, जैसे ही ये लोग आत्मनिर्भर होने लगते हैं, समाज का लौटता हुआ नियंत्रण फिर से प्रकट हो जाता है। समाज एक लाचार विधवा को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक आत्मनिर्भर महिला को कभी नहीं। और ये नियंत्रण वापस कौन लाता है? वही सेठ कुबेरदास जिसने उन्हें मात्र 30 रुपए के लिए सड़क पर फेंक दिया था। वही कुबेरदास। वो अचानक एक दिन वापस आ टपकता है और रेवती को दुकान पर बैठे देखकर उसे बुरी तरह डांटने लगता है। उसका तर्क सुनकर तो मुझे सच में गुस्सा आ गया। वो कहता है, तुझे दुकान पर बैठते शर्म नहीं आती? सारी बिरादरी की नाक कटा रही है। तय कर दिया। बाप रे।
और वो इसे ऐसे पेश करता है जैसे वो सुशीला और उसके परिवार पर कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहा हो। और यही बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मतलब जब ये परिवार सड़क पर भूखा मर रहा था, जब घर में 1 पैसे का दही लाने की नौबत थी, तब इस बिरादरी की नाक नहीं कटी। तब किसी ने आकर ये नहीं कहा कि हमारे समाज के एक बच्ची भूखी सो रही है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन आज जब एक 14 साल की लड़की मेहनत करके पसीना बहाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रही है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही है, तो अचानक से इन ठेकेदारों की इज्जत खतरे में आ गई। ये इस पूरी सामाजिक और पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सबसे घिनौना सच है। अगर हम इस मानसिकता का गहराई से विश्लेषण करें तो पाते हैं कि समाज कभी भी एक महिला की आर्थिक स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। समाज के लिए भुखमरी कोई चुनौती नहीं है। भुखमरी तो बस एक पारिवारिक त्रासदी है। लेकिन एक लड़की का घर से बाहर निकलकर दुकान चलाना, पैसे कमाना, ये उस व्यवस्था के लिए सीधा खतरा है जो ये मानती है कि औरतों को हमेशा पुरुषों के आश्रित ही रहना चाहिए। तो मतलब कुबेरदास का ये कहना कि मैंने झाबरमल से शादी तय कर दी है, ये कोई समाज सेवा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये इज्जत और विवाह के नाम पर एक स्वतंत्र हो रही महिला पर वापस नियंत्रण स्थापित करने की एक सोची समझी साजिश है। झाबरमल के साथ विवाह तय करके समाज फिर से रेवती को एक ऐसी बेड़ी में जकड़ना चाहता है जहां वो ताउम्र एक आश्रित बनकर रहे, ताकि इन पंचों का और इस समाज का वर्चस्व बना रहे। उन्हें रेवती की फिक्र नहीं है, उन्हें अपनी सत्ता खिसकने का डर है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। मुंशी प्रेमचंद ने 1930 के दशक में समाज की जिस नब्ज को पकड़ा था ना, उसकी धड़कन आज भी साफ सुनाई देती है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और इसका सार निकालें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मृतक भोज केवल मरे हुए इंसान की शांति के लिए दी गई कोई दावत नहीं है। जी हाँ, ये एक ऐसा क्रूर और अमानवीय जश्न है जहां समाज असल में मरे हुए को नहीं बल्कि जिंदा इंसानों को नोच कर खा जाता है। सुशीला की जमा पूंजी, उसके मासूम बच्चों का भविष्य, उनके हिस्से की खुशियां और उनके हक की आजादी, सब कुछ, इन सभी को इस झूठी शान की वेदी पर चढ़ा दिया जाता है। और ये सब कुछ धर्म और परंपरा के नकाब के पीछे बड़ी ही चालाकी से किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस कहानी ने समाज के उस पाखंड को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया है। और इस गहरी चर्चा के अंत में मैं सिंप्लीफाइड समरी के सभी दर्शकों और श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा और उकसाने वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी भले ही बरसों पुरानी है, लेकिन क्या आज के हमारे आधुनिक, पढ़े लिखे और तथाकथित प्रोग्रेसिव समाज में भी लोग क्या कहेंगे एक ऐसा ही अदृश्य मृतक भोज नहीं है? बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है। जरा सोचिए दर्शकों, एक ऐसा अदृश्य दबाव जो हमारी आज़ादी, हमारे सपनों, हमारी खुशियों और सबसे बढ़कर हमारी इंसानियत को आज भी धीरे धीरे निगल रहा है। सही बात है। क्या हम आज भी अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई सिर्फ इसलिए नहीं लुटा देते ताकि समाज के वो कुबेरदास और धनीराम हमारे आयोजनों में आकर रसगुल्लों की तारीफ कर सकें जो मुसीबत के वक्त कभी हमारे साथ खड़े नहीं होते? इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। एक बार फिर आप सभी से बेहद विनम्र आग्रह है कि अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो सिंप्लीफाइड समरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हाँ, और लोग क्या कहेंगे कि इस खौफ पर या आज की चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके विचारों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।